हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? समझ में आए पहले जो टॉपिक्स करवाए थे? पढ़ रहे हो ना? ओके, तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? कोरेशस लॉ। ओके, कोरेशस लॉ जो थियरी पढ़ी थी लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी को मेज़र करने में कोरेशस लॉ की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम उस लॉ पे बेस्ड, उसके एप्लीकेशन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो मैं आपको समझाने के लिए आई हूँ। ठीक है, वो आई विल एक्सप्लेन दोज न्यूमेरिकल्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशंस ऑफ कोरेशस लॉ। कोरेशस लॉ जो है उसकी एप्लीकेशन क्या है? तो एक तो सबसे बड़ी एप्लीकेशन जो हम लास्ट टाइम कल हमने पढ़ी थी, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। बताया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी जो है वो ग्राफिकली मेजर नहीं हो सकती, उसको मेजर करने के लिए हमें ये लॉ की ज़रूरत पड़ती है ना। तो कैसे उसको मेजर करेंगे, थोड़ा सा उसको हम और बेटर करेंगे, है ना, न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो आपको क्लियर होना जरूरी है ना। तो ओके, तो लेट्स सी द कॉन्सेप्चुअल। एक मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जैसे हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है और उसके लिए सॉल्यूशन दे दिए, डिफरेंट सॉल्यूशंस जो है उनकी मोलर कंडक्टिविटी इफ इट इज गिवन, डेटा इज नॉट हियर, इफ इट इज गिवन अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड NaCl, 3 सॉल्यूशंस हैं, उनकी मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमें गिवन है। और हमें, ये मैंने डेटा नहीं लिखा है, ओके, कॉन्सेप्चुअली जस्ट एक बार समझने के लिए, और हमें उससे निकालना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया, वीक बेस हो गया ना, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। उसके लिए इसकी मोलर कंडक्टिविटी गिवन होगी, जैसे क्वेश्चन में इन 3 की मोलर कंडक्टिविटी गिवन होगी। अब आपको क्या करना है, इसमें कौन कौन से आयन्स प्रेजेंट हैं, सी केयरफुली, है ना, इसमें कौन कौन से आयन प्रेजेंट है, अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहाँ पे हम वो 2 सॉल्ट लेंगे, 2 केमिकल्स लेंगे, मे बी सॉल्ट कुछ भी, इलेक्ट्रोलाइट्स जिनके अंदर अमोनियम है और OH है। तो फर्स्ट क्या हुआ, ये हुआ, इसमें कौन सा आयन मिल गया हमें, अमोनियम आयन। ओके, दूसरा कौन सा हुआ, NaOH, इसमें कौन सा आयन मिल गया, OH। ठीक है, तो इसमें मुझे अमोनियम आयन और OH आयन की मोलर कंडक्टिविटी जो है वो पता चल गई, वो हम जोड़ देंगे। फिर माइनस क्या करेंगे, तीसरा जो है, जो अनवांटेड आयन्स यहाँ पे है, अनवांटेड आयन कौन सा हुआ, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, है ना, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन अनवांटेड हो गया, तो इसमें से माइनस क्या कर देंगे, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी देखो यहाँ पे, जैसे इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन बनाना पड़ता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, उसकी कंडक्टिविटी निकालनी है, तो 2 को तो ऐड कर देंगे, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसमें अमोनियम आयन चाहिए हमें और इसमें से OH आयन चाहिए। ओके, तो इन 2 की मोलर कंडक्टिविटी को ऐड कर देंगे और माइनस किसके कर देंगे, जिसकी अनवांटेड है, जो इस फार्मूला में नहीं आ रहा है। अनवांटेड मीन जो इस फार्मूला में आयन्स नहीं आ रहे। कौन से आयन नहीं आ रहे, इसका क्लोराइड आयन नहीं आ रहा है और इसका सोडियम आयन नहीं आ रहा है ना, इसके फार्मूला में, तो माइनस किसकी कर देंगे, NaCl। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी मोलर कंडक्टिविटी जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की निकाल सकते हो। ओके, यहाँ पे डेटा नहीं लिया, डेटा जो है वो जस्ट ऐसे समझ जाएंगे ना, यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज दी हुई रहेगी क्वेश्चन में, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको सेट कर लेंगे, किसको प्लस करना है और किसको माइनस करना है। ओके, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट क्वेश्चन, सी दिस, बात समझ में आ रही कैसे करना है, तो उसकी और आपको एक्सप्लेनेशन कैसे क्लियर होगा वो ये क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। देखिए, द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर सोडियम आयोडाइड, सोडियम एसीटेट एंड मैग्नीशियम एसीटेट। ठीक है, ये 3 जो है इलेक्ट्रोलाइट्स दिए हुए हैं, इन 3 इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी गिवन है। ओके, दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली एट ए गिवन टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम आयोडाइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, अब आपको इसमें क्या कहाँ कॉन्सेंट्रेट करना है कि हमें किसकी मोलर कंडक्टिविटी चाहिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबसे पहले उसको लिखेंगे।
किसकी? मैग्नीशियम आयोडाइड की। ओके, तो सबसे पहले मैंने उसको लिख दिया। अब मुझे दो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट चाहिए जिसमें एक में मैग्नीशियम आयन आ रहा हो, ठीक है, और दूसरे में क्या आ रहा हो? आयोडाइड आयन। उन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर जो इलेक्ट्रोलाइट्स दिए हुए हैं कौन से हैं? जिसमें आयोडाइड है वो कौन सा हो गया? सोडियम आयोडाइड, सोडियम एसीटेट, और तीसरा जो है वो मैग्नीशियम एसीटेट। तो पहला मेरे को क्या चाहिए? मैग्नीशियम आयन चाहिए। तो मैग्नीशियम आयन किससे मिलेगा? इससे। अरे बस सुन, हमारे पास में जो तीन जो इलेक्ट्रोलाइट्स दिए हुए हैं उनमें हम सर्च करेंगे, देखेंगे एक बार के लिए कि कौन सा आयन इनमें यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये वाला आयन प्रेजेंट है ना, तो इस आयन की मोलर कंडक्टिविटी ये हमने लिखी। उसके बाद दूसरा कौन सा है? आयोडीन। अब इसके अंदर कौन सा है जिसके अंदर आयोडाइड आयन प्रेजेंट है? ये रहा, आ गया ना आयोडाइड आयन किसमें प्रेजेंट है। तो दूसरी मोलर कंडक्टिविटी किसकी लिखेंगे? सोडियम आयोडाइड की, ठीक है। अब इन दोनों को जब हमने लिख लिया तो इसमें कौन सा आयन आ गया? मैग्नीशियम आयन भी आ गया, आयोडाइड आयन भी आ गया, है ना। और फिर से वही एक्स्ट्रा कौन सा हो गया जो नहीं चाहिए, जो इस फार्मूला में नहीं है, वो कौन से आयन बचेंगे? एसीटेट आयन एंड सोडियम आयन। तो एक और यहाँ पे कौन सा सॉल्ट दिया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है? सोडियम एसीटेट। वो नहीं चाहिए, इसलिए उसको हम किस में लिख देंगे? माइनस में। अरे बच्चों में जो दो आयन हमें रिक्वायर्ड है मैग्नीशियम आयन, उसका इलेक्ट्रोलाइट हमने ढूंढा और उसको लिख दिया, है ना, उसकी मोलर कंडक्टिविटी के लिए। दूसरा आयोडाइड आयन, उसका इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? क्वेश्चन में से देखते हैं, वो सोडियम आयोडाइड हो गया, है ना, उसको लिख दिया। उसके बाद में जो नहीं चाहिए, इसमें एसीटेट आयन नहीं चाहिए और इसमें सोडियम आयन नहीं चाहिए, तो इन दोनों की कंडक्टिविटी को माइनस करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? ये। फिर बात आती है यहाँ पे, ये स्टाइकियोमेट्रिक नंबर हमने क्यों डाले हैं, है ना, ट्वाइस। तो देखो जो आयन यहाँ पे है उसको बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे एसीटेट क्या है? 2 एसीटेट आयन्स है, ठीक है। तो उसको बैलेंस करेंगे ना, 2 के 2 एसीटेट आयन मुझे निकालने पड़ेंगे बाहर, इसलिए यहाँ पे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। दूसरा इसमें आयोडाइड आयन, इसमें आयोडाइड आयन कितने हैं? 2, और यहाँ पे आयोडाइड आयन कितने हैं? 1। अरे बस उनमें ये जो स्टाइकियोमेट्री है इसको भी आपको कंफर्म करना पड़ेगा। जब 2 है, I2 है, तो वी हैव टू राइट विथ 2। हमने यहाँ पे क्या लिखा? सोडियम आयोडाइड जो 1 दे रहा था, इससे तो एक ही आयन मिलेगा ना, हमें कितने आयन की कंडक्टिविटी चाहिए? 2 आयन्स की, इसलिए हम इस सोडियम आयोडाइड वाले पूरे पोर्शन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। फिर हमें जो रिमूव करना है एसीटेट आयन, उसको भी ट्वाइस में दिया हुआ है, 2 आयन को निकालना पड़ेगा। आ रही ना बस उनमें, 2 आयन को निकालना पड़ेगा, इसलिए इसको भी किससे कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर अब आप फाइनली क्या देखोगे कि हमारे पास में इसकी मोलर कंडक्टिविटी, फिर 2 इंटू सोडियम आयोडाइड का जो भी आ रहा है, -2 इंटू दिस वन, ये सब करेंगे तो फिर ये आपका लास्ट में जो है वो आंसर आ जाएगा कैलकुलेशन के बाद में। अब आपको समझना क्या है कि हमें किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है, कहाँ पे स्टाइकियोमेट्रिक नंबर से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जैसे ये वाला था, ये तो सीधा सीधा 1:1 आयन का रेशो है, तो इसमें आपको किसी को भी मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। बट यदि ऐसा कोई आ जाता है क्वेश्चन, है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या करोगे? यहाँ पे कितने आयन्स हैं उसके अकॉर्डिंग पहले उसको देखोगे, ओके। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 2 आयोडाइड आयन, तो हमें इसको यहाँ पे ये वाला तो एक ही आयोडाइड आयन के लिए है, इसलिए पूरे को किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। फिर रिमूव करने की बात आती है, तो ये भी क्या है? सोडियम आयन भी 2 है ना, और ये एसीटेट आयन भी 2 है और सोडियम आयन भी 2 है, इसलिए इन दोनों को रिमूव करने के लिए इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि आप सीधा सीधा एक एक बार ऐसे करके लिख दोगे ना विदाउट बैलेंसिंग, तो आपका आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये किया, इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्वेश्चन में गिवन है। अब इसकी कितनी है? 18.78 फ्रॉम अबव 12.69 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इट इज़ 9.10 मल्टीप्लाई बाय 2। और ऐसे करके हमने इसकी कंफर्म जो है मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर ली, किसकी? मैग्नीशियम आयोडाइड की। आई बात समझ में? ठीक है, ओके ओके।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन होगा, समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर HCl, KCl एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ क्लोरोएसिटिक एसिड आर दिस एंड दिस। ये जो है सबकी मोलर कंडक्टिविटी जो है वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दी हुई है। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। अगेन ऐसा क्वेश्चन कॉरेशस लॉ का क्वेश्चन हो गया कि आपको एक जो है इलेक्ट्रोलाइट उसकी मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है और उसके लिए 3 की गिवन है, यही होता है, ठीक है। किसी 3 की गिवन होती है और एक की जो है वो कैलकुलेट करनी होती है। तो आपको केवल उसको प्लस माइनस करना है कि कौन सी 2 जो वांटेड है उनको प्लस कर देंगे, जो अनवांटेड है उसको माइनस कर देंगे, सिंपल है ना। तो अभी इसमें सोचो एक सेकेंड के लिए क्या करेंगे। पहले कौन सा है, क्लोरो एसिटिक एसिड, तो उसका फॉर्मूला लिखा आता है ना आपको। एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH, उसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया Cl से, तो ये हो गया क्लोरो एसिटिक एसिड। अब इसके अंदर जो 3 है, अब उसमें आपको कौन सा आयन चाहिए, एक तो ये आयन बनेगा, है ना, ये वाला क्लोरो एसिटेट आयन बोलेंगे, और दूसरा जो होगा वो H आयन। तो हमें ऊपर से कोई 2 वो इलेक्ट्रोलाइट लेने हैं जिसमें ये भी हो और ये भी हो। तो ये वाला आयन जो है वो किस में मिलेगा, उसके लिए ये लिखा हुआ है ना, नेगेटिव आयन यहाँ से मिल गया। तो हम सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी लिख देंगे इसकी, पोटेशियम क्लोरो एसिटेट की। उसके बाद इसका जो दूसरा H आयन है, H आयन के लिए क्या दिया हुआ है, HCl, तो यहाँ पे दूसरा हम लिख देंगे HCl। इन दोनों को क्या किया, प्लस, और माइनस किसका करना पड़ेगा, जो अनवांटेड है। अनवांटेड क्या है, एक K और एक Cl, तो इसको आप माइनस में लिख दोगे, दिस इज द माइनस ऑफ KCl। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए 3 से ज़्यादा आयन भी दे देते हैं, बाई चांस यदि दे देते हैं, वैसे तो नॉर्मली नहीं देते हैं, तो भी आपको वो एक्स्ट्रा जो होगा वो किसी काम का नहीं होगा बाई चांस, तो उसको ध्यान नहीं देना। आपको कौन से 2 लेने हैं जो यहाँ पे मुझे प्लस करने पड़ेंगे, और एक तीसरा कौन सा ले लेंगे जो हमें नहीं चाहिए, उसको हम माइनस में लिख देंगे, और कुछ नहीं करना है इसमें। तो ये तो बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस कुछ करना नहीं, वो मल्टीप्लाई कुछ करना नहीं है स्टाइकियोमेट्रिक नंबर। तो आप क्या करोगे, अब इसकी मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्ट क्वेश्चन में से लिख दी, दिस वन फॉर, और ये दूसरे HCl की, और उसको फिर माइनस कर देंगे, दोनों को इनको प्लस करके इसको माइनस करेंगे, तो आफ्टर कैलकुलेशन दिस विल बी द आंसर। तो आई बात समझ में, जब भी आपको किसी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकालनी है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो उसके लिए आपको नॉर्मली 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिए हुए रहेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन होगा ना, उसमें से 2 की कंडक्टिविटी को प्लस कर देते हैं, एक जो अनवांटेड है उसकी माइनस कर देते हैं, सिंपल। ओके, आया ना समझ में, गुड। अभी एक और एप्लीकेशन जो है कॉरेशस लॉ की बाकी रहेगी, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है तो आपको पता है जैसे एसिटिक एसिड है, ठीक है, तो एसिटिक एसिड जो है उसका डिसोसिएशन 100% नहीं होता है। डिसोसिएशन का मतलब क्या हुआ, कितना उसके अंदर आयोनाइजेशन हो रहा है, कितना आयोनाइजेशन हो रहा है, मतलब जैसे इसके जो आयन्स होंगे उनका डिसोसिएशन होगा, एसिटेट आयन और H+ आयन। लेकिन ये जो डिसोसिएशन होगा ये 100% नहीं होगा, सारा का सारा जो है एसिटिक एसिड इस फॉर्म में नहीं टूटता है, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसमें से कितना परसेंट जो है उसका डिसोसिएशन होगा, है ना, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कितना परसेंट, जैसे 1%, 2%, 10%, कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा से, ठीक है। तो इस कॉरेशस लॉ से हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अल्फा को कैसे कैलकुलेट करेंगे, अल्फा को कैलकुलेट करने के लिए सीधा सा फॉर्मूला है, आपको बस फॉर्मूला जो है वो याद रखना है, अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट। लैम्डा m क्या हो गया, मोलर कंडक्टिविटी एट द गिवन कंसंट्रेशन, कोई भी कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी गिवन होगा, ठीक है, किसी भी कंसंट्रेशन पे, और ये क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन। लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी, at any concentration,
ओके, एंड लैम्डा एम नॉट यू नो द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट वैल्यूशन। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हम पहले अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब कैलकुलेट होता है तो उसके साथ में एक और कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, ये अपने 11th में भी आया है ना। क्या इससे आप निकाल सकते हो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, जैसे कोई भी रिएक्शन इक्वेशन होती है उसके अंदर इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, वैसे यहाँ पे डिसोसिएशन जब हो रहा है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट कि टोटल में से कितना डिसोसिएट हुआ उसको कैलकुलेट करने के काम आता है। तो ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो भी एक इस फार्मूला से जुड़ा हुआ है, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, है ना। 11 में पढ़ चुके हो, इक्विलिब्रियम में आएगा तो यहाँ पे इसलिए हम डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। अल्फा के कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट स्टेप यदि आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, फर्स्ट स्टेप क्या निकालेंगे, इन दोनों का रेशियो लेंगे तो वो अल्फा हो जाएगा। C इज व्हाट हियर, C इज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो मोलर भी होता है, मोलर कंसंट्रेशन, मोलरिटी नहीं होता है, लैम्डा एम की बात करते हैं तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, और के क्या होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो इस तरह से डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रैक्टिकली। ओके, तो इसको यदि आप अलग से कैलकुलेट कर लोगे तो ये फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर से हम अल्फा की वैल्यू यदि यहाँ पे लिख देते हैं तो इट कैन बी कैलकुलेटेड इन दिस वे। आया समझ में? तो इसकी कॉर्शस लॉ की 3 एप्लीकेशन होगी। पहला, टू कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ओके, वो हमने अभी किया था। दूसरा क्या हो गया, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तीसरा, कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट। इन तीनों फील्ड के अंदर इसका यूज जो है वो होता है। आया समझ में?